हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग एक तूफानी सीरीज जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। हमारी इस सीरीज के अंदर में या तो जान लगा दो या जाने दो वाली सीरीज है ये। आप लोगों से यहां पर मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि क्या आप इन सारे क्वेश्चंस को, जो कि इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस है आप लोगों के, और यहां पर मैं एक चीज याद रखिएगा फ्रेंड्स, आप लोगों के माइंड की एक्सरसाइज होने वाली है। आपको पहले 3-4 क्वेश्चन में ही समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आपके माइंड की एक्सरसाइज यहां पर में होने वाली है, और इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर में आते हैं। अगर आप लोगों ने ये क्वेश्चंस कर लिए तो आप लोगों का एग्जाम के अंदर में जो है सिलेक्शन जो है वो पक्का हो जाएगा। ये पूरी सीरीज आप लोग अच्छे से देखिए लास्ट तक। जो है लास्ट में मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, उन क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों ने तूफान की रफ्तार से कमेंट करके देने हैं। जिस बच्चे ने ये पूरा सेशन देखा है वो आंसर करेगा। और आज आप लोगों को एक चीज कहना चाहूंगा, इस सीरीज का नाम अगर तूफान सीरीज है तो तूफानी रफ्तार से आप लोगों के आंसर्स आने चाहिए। और लास्ट में जो मैं सवाल पूछूंगा, आप लोगों ने कमेंट्स के अंदर में, चैट बॉक्स के अंदर में तूफान की रफ्तार से आंसर करने चाहिए। क्या आप लोग तैयार है उस तूफान को मचाने के लिए? क्या आप सभी लोग तैयार हैं? हाथ ऊपर कर दीजिए जल्दी जल्दी से, अगर आप लोग तैयार है तो। जितने लोग तैयार है हाथ ऊपर कर देंगे जल्दी से, ताकि हम इस तरह से आज तूफान मचा दे। चलिए, जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया है उन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स। ये पूरा का पूरा सेशन उन सभी लोगों को समर्पित जिन्होंने सेशन को लाइक एंड शेयर कर दिया है। ठीक है, एक बार हाथ ऊपर कर देंगे ताकि मैं देख सकूं कि कौन वो बच्चे जो लॉयल्टी के साथ में यहाँ पर मैं अपना अपना योगदान भी दे रहे हैं। ठीक है, जल्दी से शेयर कर देंगे जहां भी शेयर कर सकते हो। पहले क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर में ये रहा, बहुत ही ध्यान से पढ़ना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, तूफान के साथ साथ में, ठीक है, अगर तूफान आया है और आप कश्ती चला रहे हो तो कश्ती का कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए। तूफान तो मचाएंगे, क्या आप अपनी कश्ती का, क्या आप अपनी जो शिप है, अगर समुद्र में तूफान आया तो क्या उसका कंट्रोल खो दोगे? नहीं, कंट्रोल भी खोना नहीं है और तूफान के अंदर में सस्टेन भी करना है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सुभाष चंद्र बोस की नहीं है? ये क्वेश्चन पूछा गया है, नहीं लिखी गई है। पुअर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इंडिया द इंडियन स्ट्रगल, अनहैप्पी इंडिया, मोर देन वन ऑफ दी अबो, नन ऑफ दी अबो। जल्दी जल्दी से कमेंट के अंदर में आंसर्स करते रहेंगे। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कमेंट के अंदर में भी आपके आंसर्स। ठीक है, जो बच्चे टाइप कर रहे हैं उनके नाम भी मुझे दिख रहे हैं। जितने भी बच्चे हैं जो लोग नाम लिख रहे हैं, जो कमेंट के अंदर में आंसर्स कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो देखिए, अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स यहाँ पर मैं कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई है, तो अगर पुअर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया की बात करें तो किसने लिखी थी? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे आप सभी लोग। द इंडियन स्ट्रगल किसने लिखी है? कमेंट करके बताएंगे आप लोग। और अनहैप्पी इंडिया किसने लिखी है? ये भी कमेंट कर दीजिए आप लोग। देखिए, अगर हम लोग बात करें यहाँ पर में पुअर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी इन्होंने लिखी है पुस्तक। ठीक है, इसके बाद में इंडियन स्ट्रगल जो है सुभाष चंद्र बोस जी ने लिखी है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इंडियन स्ट्रगल, द इंडियन स्ट्रगल, अनहैप्पी इंडिया, ये लिखी थी लाला लाजपत राय ने, लाला लाजपत राय ने। ठीक है, अनहैप्पी इंडिया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली पुस्तक है। अब आपसे पूछा है कि कौन सी वाली पुस्तक जो है इन्होंने नहीं लिखी है, नहीं लिखी है, तो ये नहीं लिखी और ये नहीं लिखी। ठीक है, पुअर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया और अनहैप्पी अनहैप्पी इंडिया ये सुभाष चंद्र बोस ने नहीं लिखी। इसी वजह से आंसर डी होगा इसका। तो जितने भी लोग हैं जिन्होंने ए बी या सी लगाया, जितने बच्चे बी लगा रहे हैं उन्होंने नहीं नहीं देखा है अच्छे से, ठीक से, तो आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। कितने लोगों का सही हुआ है? हाथ ऊपर कर दीजिए। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, कौन सी नहीं लिखी है। ठीक है, बहुत आसान है आप लोगों के लिए एग्जाम के अंदर में जो प्रेशर है उसके अंदर में आंसर जो है बी लगा के आगे बढ़ जाना। लेकिन यही प्रेशर को सस्टेन करना है आप लोगों ने। डी इज द करेक्ट आंसर, ये याद रखिएगा आप सभी लोग। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो द्वारा पुस्तक लिखी गई थी, जल्दी से लिख दीजिए कौन सी पुस्तक लिखी थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, आनंद मठ नाम की पुस्तक किसने लिखी है? ये कमेंट करके आप लोग बताएंगे जल्दी से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, ये सारी चीजें आप लोगों को पढ़ाई गई है। ठीक है, जो बच्चा अच्छे से देखेगा, टीचिंग परीक्षा को फॉलो करेगा, वो आगे बढ़ेगा। आप लोगों को एक चीज बताना है, ठीक है, आप लोगों को कि सुभाष चंद्र बोस को एक नाम दिया गया था, वो था देश नायक। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देश नायक किसने कहा था उनको? ये वाला क्वेश्चन बन सकता है। और मैं आपको हिंट दे रहा हूं कि हो सकता है आने वाले सेशन के अंदर में मैं ये वाला क्वेश्चन आप लोगों से पूछूं भी, कि देश नायक सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा गया था? देश नायक कहा गया था। किसने कहा था? ये रविंद्रनाथ टैगोर जी जो है महान हमारे भारत के महान व्यक्ति। ठीक है, इन्होंने बहुत सारे लोगों को बहुत सारी उपाधि दी है। ठीक है, महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी गांधी जी को, तो ये देश नायक की उपाधि इन्होंने दी थी। तो आप बताइए कि किसने दी थी? ये लिख दीजिएगा। जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी सुभाष चंद्र बोस को। बाकी जो इसके ऊपर में बहुत सारे आपको पता है क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा ही। आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पर में फ्रेंड्स हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। आपको बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? अब ये एक इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट बन जाता है आप लोगों का। द्वितीय मतलब कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो पहली बार मुस्लिम अध्यक्ष बने थे वो बने थे 1887 के अंदर में। ठीक है, 1887 के अंदर में, और ये बने थे मद्रास में। कौन बने थे पहले वाले अध्यक्ष? ये बता दीजिए आप लोग। मद्रास के अंदर में उनका नाम क्या था? पहले अध्यक्ष, फर्स्ट। अब सेकंड वाले जो बने थे, मैं आप लोगों को एक हिंट दे देता हूं, ये बने थे आपके 1896 के अंदर में। ठीक है, 1896 के अंदर में बने थे और ये कलकत्ता में बने थे। चलो एक हिंट आपको दे दिया, कलकत्ता में बने थे। नाम बताओ जल्दी से, क्या था उनका?
जो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं वो सारे आपको करवाता रहूंगा। जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर कर देंगे, ठीक है। हम लोग 1000 लाइक्स के बहुत पास में पहुंच गए केवल 5 मिनट के अंदर अंदर में, ठीक है। आप लोग हर एक बच्चा जल्दी से एक बार दबा के शेयर कर देगा सेशन को, जहां भी शेयर कर सकते हैं। देखिए अगर हम लोग बात करें फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जो थे वो थे बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। तैयब अली प्यार का दुश्मन, ठीक है। तो मतलब वो वाले तैयब अली नहीं थे, ठीक है, वो गाने में था। तो 1887 के अंदर में मद्रास के अंदर में बदरुद्दीन तैयब जी बने थे पहले अध्यक्ष। सेकंड नंबर के जो मुस्लिम अध्यक्ष थे वो 1896 में कलकत्ता में बने थे। इनका नाम था रहमतुल्लाह एम सयानी, ठीक है, रहमतुल्लाह एम सयानी, रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी, ठीक है। आपको एक चीज बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, इसकी खास बात क्या थी इस सेकंड नंबर के जो 1896 का जो सेशन था, इसकी खास बात क्या है पता है आप लोगों को? वंदे मातरम गीत पहली बार गाया गया था। वंदे मातरम कांग्रेस के सेशन के अंदर में वंदे मातरम गीत फर्स्ट टाइम जो है इसके अंदर में गाया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन के अंदर में, ठीक है। वंदे मातरम, ओके। ग्लोरी टू दी लॉर्ड मदर इंडिया, ठीक है, वंदे मातरम। तो ये याद रखिएगा आप सभी के सभी। रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी, वंदे मातरम, कलकत्ता अधिवेशन के अंदर में। हमारे भारत की यूनिटी देखिए आप लोग। आज जो है फ्रेंड्स वंदे मातरम के ऊपर में इधर उधर बहुत सारे विवाद होते, लेकिन आप देखिए हमारे भारत की ब्यूटी क्या है, हमारे भारत की जड़ों के अंदर में क्या है कि एक मुस्लिम अध्यक्ष के समय में वंदे मातरम गीत जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन में पहली बार गाया गया था। मैं आप सभी लोगों से एक चीज आह्वान करूंगा, ठीक है, हमारे भारत की एकता है कि हम लोग साथ में रहे। अगर एक मुट्ठी बन के, ठीक है, अगर हम लोग रहते हैं यहाँ पर में भरत राम की तरह जो है हम लोगों को एक मिलाप करना पड़ेगा, ठीक है। और इतना कर्म हम लोगों को करना पड़ेगा हमारे संगठन के लिए, हमारे भारत के लिए। तभी हमारा भारत जो है ये जो वैश्विक स्तर के ऊपर में जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही है उससे लड़ सकता है। आपको पता है अभी टैरिफ वॉर चल रहा है, उस समय में हम सबको एक रहना पड़ेगा। अगर अंदर से खोखले रहेंगे तो कोई भी ट्रंप, ठीक है, या जिनपिंग या पुतिन आके हम लोगों को जो है रौंद के चला जाएगा। चलिए, तो रहमतुल्लाह एम सयानी, वंदे मातरम कलकत्ता अधिवेशन के अंदर में 1896 के अंदर में पहली बार गाया गया था। ये दूसरे जो है आपके थे, ये याद रखना आप लोगों ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। ये पूरा का पूरा आप लोगों को मैंने पेड क्लास के अंदर में ऑलरेडी करवाया हुआ है। नाउ फ्रेंड एक क्वेश्चन आपका, इंदिरा गांधी कैनल इरिगेशन जो है आपका थार डेजर्ट के अंदर में बनाया गया है। ये हमारा भारत है मान लीजिए, ठीक है, ओके। अब यहां पर में से, ठीक है, ये थार डेजर्ट जो है राजस्थान वाला इलाका, ठीक है, यहां पर में एक कैनल बनाई गई है आप लोगों की। ये कैनल, ये जो कैनल है इंदिरा गांधी कैनल हमारे भारत की सबसे लंबी कैनल है, लॉन्गेस्ट कैनल है, सबसे लंबी नहर है, ठीक है। ये कहां से निकलती है ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। जल्दी जल्दी से बताइए ये कहां से निकलती है इंदिरा गांधी कैनल। तो ये जितने भी बच्चे हमारे जो हमेशा देखते हैं उनको याद हो गया होगा कि हरी के बराज जो है वो निकलती है। हरी के बराज कौन से राज्य के अंदर में, जल्दी से ये बताना है आप लोगों ने। स्टेट का नाम बताइए, कौन से स्टेट के अंदर में हरी के बराज। हरी के बराज की अगर मैं बात करूं आप लोगों से 999, एक लाइक दूर है हम लोग केवल 1000 लाइक से। जल्दी से हर एक बच्चा अपना अपना योगदान जल्दी से दे देगा, ठीक है जी। तो देखिए यहाँ पर मैं अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स, हरी के बराज जो है ये आप लोगों को मिलेगा पंजाब राज्य के अंदर में, ठीक है, पंजाब के अंदर, ठीक है, पंजाब में है। और पंजाब से ये नहर निकल कर कहां पर में आती है, राजस्थान के अंदर में, पश्चिमी राजस्थान के अंदर में जाती है हरी के बराज से, ओके। और भारत की सबसे लंबी नहर है, ये याद रखिएगा आप सभी के सभी, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। इसको राजस्थान कैनल के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा एक चीज आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, एक्स्ट्रा पॉइंट बता दूं आप लोगों को, कितने लोग चाहते हैं एक्स्ट्रा पॉइंट जो है आप लोगों को बता दूं? रेडी हो आप लोग पढ़ने के लिए? अगर आप लोग अच्छे से रेडी हो तो मैं आपको एक्स्ट्रा पॉइंट भी बताने के लिए तैयार हूं। देखिए जो ये हरी के बराज है ना, ये कौन से दो नदियों के संगम पर है, ये क्वेश्चन अगला वाला बनेगा आप लोगों से, ठीक है। तैयार हो आप लोग? कौन से नदियों के संगम पर है? एक नदी है जिसका नाम है सतलज नदी। आप लोगों को पेड क्लास के अंदर में आपको पता है फ्रेंड्स कि अभी रिवर वाला हमारा चल रहा है सेशन, उसके अंदर में मैंने हिंट दिया था आपको, आपको बोला भी था कि सतलज और ब्यास के अंदर में मैं हरी के बराज के बारे में पढ़ाऊंगा आपको। तो ये सतलज नदी है और ये हमारी एक देशभक्त नदी है ब्यास। क्यों बोला उसको मैंने देशभक्त? ये ब्यास नदी जो है, ठीक है, ये पाकिस्तान जाती नहीं, ठीक है। क्या होता है, ब्यास नदी का उद्गम जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर में होता है, पंजाब के अंदर में ये सतलज नदी में मिल जाती है। तो इसका मायका और इसका ससुराल दोनों जो है कहां पर में है, इसका मायका और ससुराल दोनों के दोनों जो है भारत के अंदर में ही है, ठीक है। तो शिबा इट जस्ट लाइक के ताजबाग के अंदर में ही मतलब आपका घर है और वहीं पे आसपास में कहीं तो भी आपका ससुराल है, ठीक है। तो आप ताजबाग के अंदर में ही रह जाओगे। तो वैसे ही यहाँ पर में ये क्या हुआ है, ये हिमाचल प्रदेश के अंदर में से निकलती है और पंजाब के अंदर में ये मिल जाती है। बाकी की जितनी भी नदियां है, ठीक है, चाहे वो झीलम हो, चाहे चेनाब हो, चाहे वो रावी हो, चाहे वो सतलज हो, चाहे वो इंडस हो, वो पाकिस्तान जाएगी, वो पाकिस्तान जाती है। लेकिन ब्यास नदी पाकिस्तान नहीं जाती है, ठीक है। और यहां पर में जहां पर में इनका संगम होता है, ठीक है, उसी जगह पे ऊपर में क्या है, यहाँ पर में हरी के बराज जो है निकला है।
हरि के बराज है यहाँ पर में, इनके संगम के ऊपर में ही हरि के बराज बनाया गया है। हरि के बराज मतलब बेसिकली ये पानी को रोकने के लिए एक बराज डैम टाइप का बनाया गया है, ठीक है। ओके, और इसी जगह से आपकी निकलती है एक नहर, इंदिरा गांधी नहर। ओके, चलिए, तो ये आप लोगों का एक पॉइंट था। आप लोगों को याद रखना है कौन से दो नदियों के संगम पर बनी है, ठीक है, ब्यास और सतलज। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर में बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान, ठीक है, बाबू कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई थी। बताइए जल्दी से, बाबू कुंवर सिंह की मृत्यु कहां पर हो गई थी? जल्दी जल्दी से बताते जाएंगे आप सभी के सभी, ठीक है। बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? बिहार के अंदर में देखिए, बाबू कुंवर सिंह जो है फ्रेंड्स, ये जगदीशपुर आरा के एक जमींदार थे। 80 साल की उम्र थी इनकी। इनकी जमींदारी छीन ली गई थी अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है। तो ये लड़ रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ बिहार से। तो इनकी मृत्यु कौन से तारीख को, देखिए यहाँ पर मैं आपसे जब एग्जाम में क्वेश्चन आया था ना, तो केवल ईयर पूछा था, बट टीचिंग परीक्षा आपको एक कदम आगे रखेगा। और आप लोगों को ये याद रखना है फ्रेंड्स कि ये तारीख है 26 अप्रैल, ठीक है, 1858 को इनका निधन हुआ था। 26 अप्रैल, ठीक है, 1858 को, 26 अप्रैल 1858 को इनका निधन हुआ था। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। 78% लोगों ने सही आंसर दिया हुआ है। ओके, और ये आप लोग आप देख सकते हो टीचिंग परीक्षा के जो है, जो हमने आपको टेस्ट प्रोवाइड किया उसके अंदर में भी ये दिया हुआ है, ठीक है। आपसे एग्जाम में, बीपीएससी के एग्जाम में आया था केवल ईयर, आपको अब डेट के साथ में याद हो गया है पूरा, ठीक है। चलिए, नाउ फ्रेंड, भारत की विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, ये आप लोगों को बताना है। जब विभाजन हुआ उस समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, ये बता दीजिए जल्दी जल्दी से। इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं। तो भारत का जो है, भारत का विभाजन कब हुआ था, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये उठती है आप लोगों से कि भारत का विभाजन हुआ कब था भाई। तो भारत का विभाजन जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, 1947 के अंदर में हुआ, 1947 में। इसी समय में भारत की आजादी भी हुई थी। आजादी तो दो तरीके से क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का कि भारत की आजादी इंडिपेंडेंस के समय में कौन था और विभाजन के समय में कौन था। एक ही बात होगी ना, एक ही समय में आजादी और विभाजन एक ही साथ तो हुआ था हमारे भारत का, ठीक है। तो भारत के विभाजन के समय में जेबी कृपलानी, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। प्लीज थोड़ा सा अगर आप चाहते हो तो मैं एक कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको बताना चाहता हूं आप लोगों के फायदे के लिए, ठीक है। प्रीमियम चीज है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग। 1940 से लेकर, ठीक है, 1946 तक, ठीक है, 1940 से 1946, 1940 के अंदर में रामगढ़ के अंदर में सेशन हुआ था, रामगढ़ में। रामगढ़, ठीक है, ये पहले बिहार का हिस्सा हुआ करता था, अब आज झारखंड का हिस्सा है, ठीक है। अब्दुल कलाम जो थे, मौलाना अब्दुल कलाम, मौलाना अब्दुल कलाम जो है ये अध्यक्ष थे, ठीक है, 6 साल तक लगातार। फिर 1946 के अंदर में एक सेशन होता है, ये सेशन हुआ था आप लोगों का कहां पर में, ठीक है, मेरठ के अंदर में, ठीक है, मेरठ में हुआ था, मेरठ, मेरठ में हुआ। और मेरठ के अंदर में जब सेशन हुआ तो जो आचार्य कृपलानी थे, ठीक है, जेबी कृपलानी, कृपलानी ये अध्यक्ष चुने जाते हैं। 1947 में हम लोग बहुत खुश थे, ठीक है, आजादी का जश्न मनाने में, बाकी चीजों में सेशन हुआ ही नहीं। डायरेक्ट अब सेशन कहां पर में हुआ, ये सेशन हुआ आप लोगों का 1948 के अंदर में, और ये सेशन हुआ था जयपुर के अंदर में। और इस सेशन के अंदर में पत्ताबी सीतारमैया, पत्ताबी सीतारमैया, ठीक है, ये अध्यक्ष बनते, पत्ताबी सीतारमैया। तो भारत की आजादी और बंटवारा 1947 में हुआ, इस समय में जेबी कृपलानी ही अध्यक्ष थे, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, तो आंसर आप लोगों को हो जाएगा जेबी कृपलानी, चाहे आजादी के समय पूछे चाहे विभाजन के समय में पूछे, याद रखना है आप सभी लोगों ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हमारे। और मैं आप लोगों से इसमें से कोई भी सवाल पूछ सकता हूँ लास्ट में। आप लोग क्या तैयार हो लास्ट में तूफानी तरीके से आंसर करने के लिए? चलिए, अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जल्दी जल्दी से करेंगे कमेंट के अंदर में, ठीक है, और पोल भी आप लोगों के पास में आ जाएगा, जल्दी से आप लोग आंसर करते रहिए इसका। जी हाँ, 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान के तहत भारत का विभाजन हुआ था। माउंटबेटन प्लान वाला क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछूंगा मैं। नाउ अब देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोगों का यहाँ पर मैं क्या बोला है कि हु इस्टेब्लिश नालंदा महाविहार, नालंदा महाविहार की स्थापना किसने की थी? आप लोगों के आंसर जो है मैं कमेंट में भी देख पा रहा हूँ, ठीक है, और आप लोग जो है आंसर कर रहे हैं कंटिन्यूअसली। 63% लोगों ने बी आंसर लगाया है, ठीक है, ए आंसर लगाया 23% लोगों ने, सी आंसर लगाया 7%, डी आंसर लगाया 9% लोगों ने, ठीक है।
और आपके कमेंट के अंदर में भी आंसर्स आते रहने चाहिए। मैं देख रहा हूँ आप लोगों के नाम भी यहाँ पर में मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आंसर, हु इस्टेब्लिश नालंदा महाविहार, 5वीं शताब्दी के अंदर में। ठीक है, कुमार गुप्त जो थे, गुप्ता वंश के राजा कुमार गुप्त। अच्छा, एक और क्वेश्चन जो है बनता है, कुमार गुप्त में भी बहुत सारे कुमार गुप्त हुए हैं। कुमार गुप्त वन जो थे उन्होंने बनाया था, ये याद रखना आप लोगों ने। ठीक है, कुमार गुप्त वन, सभी लोग वन जरूर लिखेंगे आज के दिन, क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन देखा है यूपी पीजीटी की एग्जाम के अंदर में आया था, जिसके अंदर में कुमार गुप्त 1 2 3 इसमें दिया था, बच्चे कंफ्यूज हो गए वहां पर में। कुमार गुप्त वन जो थे उन्होंने बनवाया था। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, उपयुक्त में से कोई नहीं, ई इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और ऐसे आप लोगों को एग्जाम के अंदर में ना कॉन्फिडेंस के साथ में लगाते आना चाहिए क्वेश्चन का आंसर। तो आंसर इसको ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। गुप्ता वंश के कुमार गुप्त वन ने इसका जो है निर्माण करवाया था। नालंदा महाविहार की रिपेयरिंग किसने करवाई थी, ये क्वेश्चन अगर आ जाए तो, रिपेयर किसने करवाया था? धर्मपाल, पाल वंश के जो धर्मपाल थे उन्होंने रिपेयरिंग करवाई थी। एक बार जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर देंगे। कितने बच्चे जिन्होंने अलग अलग जगह पे शेयर कर दिया, सेशन को लाइक कर दिया है, एक बार हाथ ऊपर जरूर कर देंगे। ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग 15 मिनट के ऊपर में 1600 से ज्यादा बच्चे देख रहे हैं। एक बार जल्दी से हर एक बच्चा अपना अपना योगदान जरूर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। कौन सा साल था जहां पर में शाहाबाद डिस्ट्रिक्ट जो है उसको डिवाइड किया गया था? अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, अगर आप एग्जाम दे रहे हो बिहार की किसी भी एग्जाम के अंदर में, भाई एक बहुत इंपॉर्टेंट वाला डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था जिसका नाम था शाहाबाद डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, शाहाबाद डिस्ट्रिक्ट, इसको डिवाइड कर दिया गया। एक समय था जब शाहाबाद नाम से एक डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था। आज आपको बिहार के मैप के अंदर में कहीं पे भी शाहाबाद डिस्ट्रिक्ट नहीं दिखता है। तो शाहाबाद डिस्ट्रिक्ट को कब डिवाइड किया गया था? ठीक है, तो शाहाबाद डिस्ट्रिक्ट जो है फ्रेंड्स, ठीक है, इसका मुख्यालय आरा के अंदर में हुआ करता था, पश्चिमी हिस्से के अंदर में। ठीक है, भोजपुरी भाषा के 2 जिले थे। ठीक है, एक तो आप भोजपुर जिला और एक रोहतास जिला, 2 जिले बनाए गए थे। बाद में भोजपुर और रोहतास दोनों को भी अलग किया गया। ठीक है, रोहतास से अलग किया गया कैमूर को, और भोजपुर से अलग किया गया बक्सर को। तो ऐसे 4 डिस्ट्रिक्ट के बराबर का आपका शाहबाद जिला था अकेला। ठीक है, तो कब बना था ये, कौन से साल के अंदर में टूटा था ये? ठीक है, कौन से साल में इसको डिवाइड किया गया था? 1972 के अंदर में। अच्छा, कौन से 2 डिस्ट्रिक्ट में बांटा गया था, ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है भोजपुर और रोहतास के अंदर में, भोजपुर, ठीक है, भोजपुर और रोहतास के अंदर में ऐसे बांटा गया था इसको, भोजपुर और रोहतास में। ठीक है, अच्छा, इसके बाद में जो है फ्रेंड्स, भोजपुर के अंदर में से कौन सा जिला निकला? बक्सर निकला, बक्सर, बक्सर जिला निकला। और रोहतास में से कौन सा जिला निकला? कैमूर जिला निकला, कैमूर, जिसको भभुआ भी बोला जाता है। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं। ठीक है, 1972 के अंदर में। तो आप सोचिए कि ये बक्सर, ठीक है, आरा, ये इतना बड़ा जो है आप लोगों का अकेला क्या था पूरा। ठीक है, शाहाबाद डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था एक बिहार के अंदर में 1972 तक। भारत में सेवा कर किसकी सिफारिश पर लागू किया गया था? ये क्वेश्चन जो है आप लोगों का बीपीएससी 2016 में आया हुआ है फ्रेंड्स, आगे में पूछे जाने की संभावना है। अब ये सेवा कर क्या होता है? ठीक है, सेवा कर मतलब आप किसी को बोल नहीं रहे हो कि भाई मेरी सेवा कर। सेवा कर का मतलब है यहाँ पर में टैक्स, कर का मतलब होता है टैक्स। ठीक है, और सेवा मतलब सर्विसेज। अब जैसे आपको पता है कि जितनी भी आपके ऐसी चीजें हैं जिसके अंदर में कोई प्रोडक्ट आपको डिलीवर नहीं हो रहा है, कोई आपको फैसिलिटी दी जा रही है, तो वो आप लोगों की सर्विसेज के अंदर में आता है। जैसे टेलीकम्युनिकेशन हो जाए आप लोगों का, वो सर्विस है। टेलीकम्युनिकेशन क्या कर रहा है, आपको एक सुविधा प्रदान कर रहा है कि आप एक जगह पे रहते हुए दूसरे जगह पे किसी से बात कर सके। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का सर्विसेज। तो टेलीफोन सर्विसेज, स्टॉक ब्रोकरेज हो जाता है कि कोई एक व्यक्ति होता है जो आपको स्टॉक खरीद कर फिर उसको बेचने में मदद करता है, ब्रोकर जो होता है। जनरल इंश्योरेंस आप लोगों का हो जाए। ये सारे के सारे क्या है आप लोगों के? ठीक है, सेवा जो है सर्विस टैक्स है आप लोगों के। तो सर्विस टैक्स जो है फ्रेंड्स भारत के अंदर में 1994 के अंदर में, ठीक है, 1994 का जो बजट आया था उस समय में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, मनमोहन सिंह, ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह। उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था बजट के अंदर में, और इसको इंट्रोड्यूस किया गया था राजा जे चेलिया कमेटी की सिफारिश के आधार पर, राजा जे चेलिया। और ये आप लोगों का देखिए फ्रेंड्स एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, 2016 के बीपीएससी में आने की संभावना है बहुत ज्यादा ये। तो राजा जे चेलिया कमेटी की सिफारिश के आधार पर डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था। पहली बार सेवा कर, सर्विसेज टैक्स, टेलीफोन सर्विसेज हो जाए, स्टॉक ब्रोकरेज हो जाए, जनरल, पहली बार में तो तीन ही सर्विसेज में किया गया था, टेलीफोन, स्टॉक और जनरल इंश्योरेंस में 5% का टैक्स लगाया गया था। आज हमारे भारत में उसका एडवांस रूप देखता है आपको जीएसटी। ठीक है, केलकर कमेटी जो थी उसने सबसे पहले जीएसटी भारत के अंदर में लागू करने की सिफारिश की थी। ओके, राजा जे चेलिया कमेटी, ये याद रखना आप सभी लोगों ने। ठीक है, कब किया गया था ये भी क्वेश्चन बन सकता है, एफएसएसएआई के असिस्टेंट ऑफिशियल एग्जाम के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन। जो भी आपको बता रहा हूँ ये सारे के सारे आपके एग्जाम स्पेसिफिक क्वेश्चन से एग्जाम के अंदर में पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, बताइए जल्दी से, आप सभी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर करेंगे हर एक बच्चा। ठीक है, भारत में सेवा कर पहली बार कब पेश किया गया था?
कमेटी का नाम जल्दी से बताइए आप लोग। कमेटी कमेटी का नाम बताएंगे। और उस समय में फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे ये भी बता दीजिए आप लोग। ठीक है, 5% का सर्विस टैक्स लगाया गया था। तो अभी आप लोगों को मैंने बताया सर्विस टैक्स राजा जेचेलिया कमेटी की सिफारिश के आधार पर 1994 के अंदर में लगाया गया था। ठीक है, और उसको इंट्रोड्यूस किया था बजट के अंदर में फाइनेंस मंत्री, जो वित्त मंत्री थे हमारे भारत के उस समय के, मनमोहन सिंह जी, उन्होंने, जो बाद में जाके भारत के प्रधानमंत्री भी बने। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा आप लोगों का फ्रेंड्स 1994। 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कितने लोगों को याद हो गया अब ये 1994 वाला अब आपको? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। एक बड़ा क्वेश्चन है और मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन को जो है आप सभी के सभी जो है अच्छे से आंसर करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए हमारे भारत के अंदर में सेंट्रल हाईलैंड्स है, मध्य, ठीक है, आपका हाईलैंड या केंद्रीय हाईलैंड इनको बोला जाता है, केंद्रीय उच्च भूमि भी बोलते हैं। ये हमारा भारत है मान लीजिए, ये इस इलाके के अंदर में ये केंद्रीय जो है उच्च भूमि है, केंद्रीय हाईलैंड, मध्य हाईलैंड। ठीक है, आपको इसका क्रम लगाना है ईस्ट से वेस्ट के तरफ में, मतलब इधर साइड से स्टार्ट करते हुए आपको इधर साइड के तरफ में लगाना है, ईस्ट से वेस्ट के तरफ में। ठीक है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ। बताइए इसका आंसर क्या होगा? मैं थोड़ा सा हट जाता हूं ताकि आप लोग इस क्वेश्चन को देख सके, और इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करना है आप लोगों ने। सेंट्रल हाईलैंड्स वाला क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का। चलिए, तो क्या मैं आप लोगों को लेकर चलूं इसकी जर्नी के ऊपर में, एक बार समझा दूं फिर आपको वापस से दिखाऊंगा क्वेश्चन। ओके, चलिए देखिए फ्रेंड्स, हमारे भारत के अंदर में, मध्य भारत के अंदर में आप लोगों को यहाँ पर में केंद्रीय जो है उच्च भूमि दिखाई देंगी आप लोगों को। अब मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर देता हूं आप लोगों के लिए। यहां पर में आप देखिए, ये 4 जो है ना, इनको केंद्रीय उच्च भूमि बोला जाता है। अगर मैं वेस्ट से स्टार्ट करूं तो ये है मालवा का पठार। ठीक है, यहां पर में अरावली पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, उसके उसके इधर साइड में, इस साइड में मालवा का पठार है आपका। ठीक है, उसके बाद में यहां पर में आपका बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार। यहां पर में आ जाता है आपका बाघेलखंड का पठार। ठीक है, मालवा, बुंदेलखंड, बाघेलखंड और फिर छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, ये आपके केंद्रीय उच्च भूमि या सेंट्रल हाईलैंड्स, केंद्रीय हाईलैंड्स जिसको कहा जाता है। जल्दी से देखो यहां पर में, ठीक है, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, ठीक है, बाघेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार। ये आप लोगों को 4 आपको याद हो गए। वेस्ट से ईस्ट अगर बोले तो आप लोगों को जल्दी से लगाना है। पहले आप क्या करेंगे यहाँ पर में, ठीक है, जल्दी से बताइए यहाँ पर में वेस्ट से ईस्ट की तरफ में अगर आप लोगों से बोले तो किस तरीके से आंसर लगाओगे आप लोग? वेस्ट से ईस्ट की तरफ में। ठीक है, वेस्ट से लगाओ ईस्ट की तरफ में पहले। देखिए शबीर अली जब भी आएगा ना, ये बहुत स्पीड में आएगा, बड़ा जोर से आएगा, और जो बच्चा प्रिपेयर्ड रहेगा वही आगे बढ़ेगा। बताइए, वेस्ट से ईस्ट की तरफ में लगाना है आपने, मालवा, बुंदेलखंड, बाघेलखंड, छोटा नागपुर का पठार, ये लगा दिया आपने। अब मैं आप लोगों को चैलेंज करता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करके बताइए। ये अच्छे से देख लिया अगर आप लोगों ने, ठीक है, ओके। यहां पर मैं आप लोग देख लीजिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर में क्या बोला गया है आप लोगों को, आपको ईस्ट से वेस्ट लगाना है अभी। तो अब आप लोग आंसर लगाएंगे। अब ईस्ट से वेस्ट लगाइए आप लोग, ईस्ट से वेस्ट अब आप लोग लगाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों के यहाँ पर में आंसर्स आने स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, तो देखिए अगर हमें इधर से लगाना है तो छोटा नागपुर का पठार, ठीक है, फिर बाघेलखंड, फिर बुंदेलखंड, फिर मालवा। तो मालवा सबसे लास्ट में आना चाहिए आप लोगों का, सबसे लास्ट में मालवा आना चाहिए। तो मालवा सबसे लास्ट के अंदर में केवल सी में दिया हुआ है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, केवल एक ही जगह पे दिया है, छोटा नागपुर, बाघेलखंड, बुंदेलखंड, फिर मालवा। कितने लोगों का आंसर अब सही हो गया है? एक बार हाथ ऊपर करके बता दीजिए कि अब सही हो गया सर, अब नहीं भूलेंगे। एटलीस्ट ये वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है आपका, भूलना नहीं है आप लोगों ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। देखिए 1476 लाइक्स हो चुके हैं, केवल 24 लाइक्स दूर है हम लोग 1500 से। जल्दी जल्दी से अपना अपना योगदान सारे बच्चे दे देंगे, ठीक है, ताकि ऐसे ही हम लोग और भी बहुत सारे क्वेश्चन कर सके। ठीक है, ये पूरी इमेज जो है आप लोगों को टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन के ऊपर में मिल जाएंगी। ओके, चलिए, और मैं आपको बता दूं जितने बच्चे इसकी टेस्ट देना चाहते हैं ना, आप लोगों के लिए एक नीचे में फॉर्म है, ठीक है, उस फॉर्म को भर देना इस लेक्चर के बाद में। आपको एक कोर्स में ऐड कर दिया जाएगा, जिसके तहत आप लोग जितनी भी टेस्ट है आप लोगों की, जो यूट्यूब की टेस्ट है, वो आप लोग जो है दे पाओगे फिर बाद में।
लेकिन वो फॉर्म आपको बाद में भरना, इस सेशन में आपको याद दिला दूंगा लास्ट में। नाउ देखिए फ्रेंड्स, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट हाइट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ठीक है, जियो स्टेशनरी, ठीक है, भूस्थानक, अलग अलग नाम से जाना जाता है इसको हिंदी में। आपको बताना है जल्दी जल्दी से कि भूस्थैतिक, भूस्थानक, जियो स्टेशनरी, ठीक है, ये जो है आपका इसके अंदर में इसकी हाइट कितनी होती है अप्रोक्सीमेटली, अनुमानतः किस ऊंचाई पर होते हैं। देखिए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है फ्रेंड्स, आप लोगों ने याद रखना है, ये लगभग 36,000 एनसीईआरटी में दिया हुआ है 36, और ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम का बीपीएससी टीआरई का ओरिजिनल क्वेश्चन नहीं है, और ये रिपीट होगा क्वेश्चन, ये याद रखिएगा आप लोग, देख लेना ये क्वेश्चन रिपीट होगा आप लोगों का। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, इट इज गोइंग टू बी रिपीटेड। ठीक है, और ये आज की तारीख में लिख देता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है, 15 मार्च 2025। ठीक है, साइन भी कर देता हूं। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट होगा आप लोगों का, आप देख लीजिएगा। ओके, तो ये आप जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है आप लोगों का फ्रेंड, ये 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई के ऊपर में होता है, तो आंसर आप लोगों का नन ऑफ द अबव होगा, ये याद रखिएगा आप लोग, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, 36,000 ये एनसीईआरटी के अंदर में दिया हुआ है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो एनसीईआरटी के क्लास 11th के अंदर में। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 के अंदर में दिया हुआ है प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के अंदर में आप लोगों का, कि भाई जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स जो होते हैं आप लोगों के, ठीक है, यहाँ पर मैं आप लोग देखिए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स आपके 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई के ऊपर में होते हैं। इनको एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, उतना ही समय जितना पृथ्वी को घूमने में लगेगा। जियो स्टेशनरी ये बंधे हुए जियो जिस तरीके से जाएंगे, ठीक है, जितने जितने स्पीड से पृथ्वी घूमेंगी उतनी स्पीड से वो घूमेंगे, एक ही जगह पे रहते हैं, वो पृथ्वी के साथ साथ में घूमते रहते हैं, तो उनको पूरा, ठीक है, पूरा 24 घंटे का समय लगता है। ठीक है, पूरा एक दिन लगता है उनको एक चक्कर लगाने में। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है आपका कि जियो सिंक्रोनस, जियो स्टेशनरी, जियो जो है भूस्थैतिक, भू समकालिक, बहुत सारे नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, तो जियो स्टेशनरी हो जाए, ठीक है, इसको जियो सिंक्रोनस भी बोला जाता है, ये याद रखिएगा आप सभी लोग, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स को ही जियो सिंक्रोनस भी बोलते हैं, जियो सिंक्रोनस, जियो सिंक्रोनस। ठीक है, तो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स होते हैं आप लोगों के फ्रेंड्स, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स। ठीक है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ही है, भू समकालिक, भू स्थैतिक, भू, ठीक है, स्थितिक, ये सारे के सारे नाम इनके हैं। तो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई के ऊपर में होते हैं, इसलिए आंसर नन ऑफ द अबव हो जाएगा इसका। एक होता है सन सिंक्रोनस सैटेलाइट, सन सिंक्रोनस सैटेलाइट जो है फ्रेंड 700 से 900 किलोमीटर की ऊंचाई के ऊपर में होता है आप लोगों का। ठीक है, वो 14 ऑन एन एवरेज 14 ऑर्बिट करता है। ठीक है, दुनिया के 14 ऑर्बिट लगभग पूरे करता है एक दिन के अंदर में, लेकिन जियो स्टेशनरी केवल एक ही ऑर्बिट पूरा करेगा एक दिन के अंदर में। ये हिंदी में भी दिया हुआ है आपका, टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन के ऊपर में मिल जाएगा, हर बच्चा टीचिंग परीक्षा का एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड, देखिए यहाँ पर मैं आपको बताना है, इस क्वेश्चन को पढ़िए और जल्दी से आंसर करेंगे आप सभी के सभी कमेंट के अंदर में। टीम इसका पोल ना दिया जाए, इसका देखते हैं यहाँ पर में कि बच्चे कमेंट के अंदर में कितना आंसर कर पाते हैं। ठीक है, हर एक बच्चा यहाँ पर में आंसर करना चाहिए कमेंट के अंदर में। 1599 लाइक्स हो चुके, एक लाइक दूर है 1600 से, जल्दी से हमें 2000 का आंकड़ा पार करना है, हर एक बच्चा जल्दी जल्दी से योगदान देता रहेगा अपना। बताइए, यहां पर मैं जियो सिंक्रोनस बोला है, जियो सिंक्रोनस, ठीक है, जियो सिंक्रोनस, और मैंने अभी आपको बताया था कि जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी एक ही चीज है आप लोगों की, 24 घंटे के अंदर में, ठीक है, ये पूरा करता है एक चक्कर अपना 24 घंटे के अंदर में। ठीक है, पोल इसका नहीं देना है आप लोगों ने, आपका यहाँ पर मैं आंसर आप लोगों को कमेंट के अंदर में लगाना है, सभी बच्चों ने कमेंट के अंदर में आंसर लगाएंगे आप सभी के सभी। ठीक है, तो 24 घंटे के अंदर अंदर में जो है फ्रेंड्स, ये एक अपना चक्कर पूरा करता है, मतलब एक दिन में एक ही चक्कर लगाएगा पूरे दुनिया का। ऑर्बिटल पीरियड मतलब पृथ्वी के अराउंड घूमने का। और वही सन सिंक्रोनस की बात करूं अगर मैं, सन सिंक्रोनस, ठीक है, वो कम से कम 14 चक्कर लगा लेता है पूरे पृथ्वी के, ठीक है, एक दिन में। तो आंसर इसका जो है आपका हो जाएगा फ्रेंड 24 घंटे। देखिए ये इस तरीके से एक ही जगह पे रहेगा, जैसे पृथ्वी घूम रही है उतने उसी स्पीड से घूम रहा है। आप देखिए, जैसे जैसे पृथ्वी घूम रही है उसी तरीके से घूम रहा है, आप देखते जाइए यहाँ पर में, है ना। तो पूरा एक चक्कर लगाने में पूरे 24 घंटे का समय लग जाएगा इसको, ठीक है, 24 घंटे का समय। तो इस तरीके से इसको याद रखिएगा आप लोग। ओके, नाउ फ्रेंड, भू स्थिर उपग्रह, ठीक है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अब बताइए आप लोग, अब देखिए यहां पर मैं भू स्थिर लिख दिया इसको, ठीक है, भू समकालिक, भू स्थैनिक, भू स्थिर, हिंदी में कुछ भी ट्रांसलेट करते हैं, इंग्लिश में जियो स्टेशनरी, जियो सिंक्रोनस, बस यही दो ट्रांसलेशन हो सकते हैं उसके। आंसर बताएंगे इसका क्या होगा। 2000 से ज्यादा बच्चे हो चुके हैं फ्रेंड्स, कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी को।
बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का। देखिए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की बात करें हम लोग तो ये किसी भी हाइट पे घूम सकते हैं, एक फिक्स्ड हाइट पे घूमते हैं, उसके मास पर डिपेंड करता है द्रव्यमान पर कि किस ऊंचाई पर रहेंगे, एक से अधिक या ऊपर में से कोई नहीं। भाई ये हमेशा एक फिक्स्ड हाइट के ऊपर में होते हैं। कितनी हाइट है? अप्रोक्सीमेटली 36,000, ठीक है 36,000 किलोमीटर की हाइट है, ठीक है 36,000 किलोमीटर की हाइट, ठीक है 36,000, तो स्थिर ऊंचाई के ऊपर में घूमते हैं ये। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है ऐसे याद रखना। और ये भी एक्चुअल क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर में आया था आप लोगों का, एक्चुअल एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन आप लोगों का। ओके तो स्थिर ऊंचाई होती है इनकी, फिक्स्ड ऊंचाई है 36,000 किलोमीटर की। वही मैं बात करूं सन सिंक्रोनस सैटेलाइट की तो ये आपका 700 से 900 जो है इतनी ऊंचाई के ऊपर में घूमेंगे सन सिंक्रोनस, ठीक है। सूर्य तुल्य कालिक जो आपके उपग्रह होते हैं इनको सूर्य तुल्य कालिक बोला जाता है। भूस्थैतिक बोलते हैं सन सिंक्रोनस को या जियो स्टेशनरी को, जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनस को। सन सिंक्रोनस को कहा जाता है सूर्य तुल्य कालिक, हिंदी में बड़ा खतरनाक सा नाम है, बट मुझे लगता है कि अगर हिंदी के अंदर में देना होगा ना उनको तो वो सन सिंक्रोनस लिख कर देंगे आप लोगों को, ठीक है। ये भी मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि मैंने जितने भी क्वेश्चंस देखे अब तक वो वहां पर मैं सन सिंक्रोनस लिख कर आता है, ऐसा सन न सन ऐसा इस तरीके से लिख कर आता है। नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, आपको बताना है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम टीआरई 1 में भी आया था सर। देखिए सईद इम्तियाज बोल रहे हैं कि टीआरई 1 में भी आया था। आज से 1 साल पहले भी आया था सर। हाँ आज ही के दिन पेपर लीक हुआ था, याद है आप लोगों को? ठीक है आज से 1 साल पहले क्या हुआ था? पेपर लीक हुआ था, ठीक है। आज से लगभग लगभग क्या एग्जैक्ट 1 साल पहले पेपर लीक हुआ था, याद आ रहा है? टीआरई 3 वालों, आप लोग एग्जाम हॉल में होंगे शायद इस समय में। तो लॉन्ग लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो है फ्रेंड्स ये आप लोगों ने याद रखना है कि ये नेल्सन मंडेला जो है उनकी आत्मकथा, नेल्सन मंडेला की। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अच्छा नेल्सन मंडेला कहाँ के राष्ट्रपति बने थे? ठीक है कौन से देश से बिलोंग करते हैं, ये भी क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का। तो नेल्सन मंडेला जो है फ्रेंड्स याद रखना है आप लोगों ने, साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बने थे, ठीक है 27 साल तक ये लगभग जेल में रहे और बाद में निकलने के बाद में साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति भी बने, ठीक है साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति। अच्छा दो व्यक्ति ऐसे हैं जिनको भारत के अंदर में जो है ये दिया गया है, भारत रत्न दिया गया है विदेशी व्यक्तियों को, उनमें से एक ये है, ठीक है। दो ही व्यक्तियों को दिया गया है भारत रत्न, एक है खान अब्दुल गफ्फार खान और दूसरे नंबर के हैं नेल्सन मंडेला। केवल दो व्यक्ति ऐसे हैं विदेशी व्यक्ति जिनको भारत रत्न मिला है, खान अब्दुल गफ्फार खान और नेल्सन मंडेला, केवल दो व्यक्ति, ठीक है। तो साउथ अफ्रीका के थे। वैसे महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम क्या है अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए? माई द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ठीक है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ठीक है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, अलग अलग प्रयोग किए उन्होंने सत्य के साथ, तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग ये इनकी आत्मकथा है, ठीक है। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स अगर आप लोगों से बात करूं बराक ओबामा ने काफी सारी ऑटोबायोग्राफीज लिखी है। ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर, ठीक है द ऑडोसिटी ऑफ होप, ठीक है ये उनकी ऑटोबायोग्राफीज है, ठीक है बराक ओबामा की। तो नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम एनसीईआरटी में भी दिया हुआ याद रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन है आप लोगों का, ठीक है। आप लोगों को बताना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर में, ये क्वेश्चन मैंने करवाया भी था आप लोगों को अगर याद आ रहा हो तो, ठीक है मैं दिखा भी दूंगा आपको, ये एग्जाम में आया हुआ इसका स्क्रीनशॉट। पर्यावरण के लिए कौन सा खतरा नहीं है? कौन सी चीज पर्यावरण के लिए खतरा नहीं है? प्लांट उगाना, भाई प्लांट उगाना पर्यावरण के लिए खतरा थोड़ी हो सकता है। जनसंख्या वृद्धि, ठीक है जो है फसल वृद्धि, फसल वृद्धि तो नहीं है। पर्यावरण के लिए क्या खतरा हो सकता है आप खुद बताइए? पर्यावरण के लिए तो पर्यावरण के लिए खतरा हो सकता है भाई ग्रोइंग पॉपुलेशन। कैसे सर? जनसंख्या बढ़ने से कौन सा नुकसान हो जाएगा? तो जनसंख्या बढ़ने से जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने याद रखना है कि आपका रिसोर्सेज के ऊपर में दबाव पड़ेगा, ज्यादा खाने की मांग होगी तो ज्यादा पैदावार बढ़ानी पड़ेगी, जंगलों को काटोगे आप लोग, घर बनाने के लिए जंगल को काटोगे, ठीक है शादी ब्याह के अंदर में आप लोगों के मंडप लगेगा तो उसके अंदर में जंगल को, मतलब हर चीज के लिए आप जंगल को काटोगी, ठीक है पर्यावरण के अंदर में नुकसान पहुंचेगा ही पहुंचेगा, ठीक है जनसंख्या वृद्धि से। तो जनसंख्या वृद्धि जो है फ्रेंड्स आप लोगों का आंसर हो जाएगा। तो यहां पर मैं आप लोगों से बोला है कि कौन सा वाला खतरा नहीं है, ठीक है तो ये खतरा है, तो कौन सा खतरा नहीं है? तो आंसर आप लोगों का जो है फ्रेंड्स नहीं पूछा है ना आप लोगों से, तो आंसर होगा मोर देन वन ऑफ दी अबो। ये खतरा नहीं है और ये भी खतरा नहीं है, ठीक है ये खतरा नहीं है, नहीं पूछा है आप लोगों से तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है।
तो यहां पर मैं आपको नहीं जो शब्द है वो देखना था, ठीक है। क्यों? अब मैंने आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मैंने आपसे क्यों पूछा, थोड़ा सा आप लोगों को यहां पर मैं ट्विस्ट करके। टीचिंग परीक्षा, कितने लोग मानते हैं टीचिंग परीक्षा आपको एग्जामिनेशन से एक कदम आगे रखना चाहिए? ठीक है, हर जगह पे आपको वाईटी पे भी, पेड क्लास के अंदर में भी एक कदम आगे रखेगा, है ना। मैं बताता हूं क्यों। देखिए यहां पर मैं इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए, पर्यावरण के लिए किससे खतरा है, अब इसका आंसर क्या होगा? टीचिंग परीक्षा आपको एग्जामिनेशन से एक कदम आगे। एग्जामिनेशन में आज से एक साल पहले जब पेपर लीक हुआ था तो ये वाला क्वेश्चन आया था, पर्यावरण के लिए किससे खतरा है, विच इज द थ्रेट टू इन्वायरमेंट। इजी क्वेश्चन, ठीक है, बच्चों ने आसानी से आंसर लगाया अभी, ठीक है, आसानी से आंसर लगाया, जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि। लेकिन टीचिंग परीक्षा जब आप लोगों को कराएगा तो टीचिंग परीक्षा आप लोगों को, आपको मेंटली प्रिपेयर कराएगा कि भाई एग्जामिनर जब टफ क्वेश्चन दे तब भी आप लोग कर पाए। कितने लोग एग्री करते हैं इस तरीके से क्वेश्चन करा दूं? सेशन को लाइक जरूर कर देंगे हर एक बच्चा, जितने लोग देख रहे, तब मैं समझ जाऊंगा कि यार आप लोगों को ऐसे चाहिए। जहां शेयर कर सकते हो शेयर कर देंगे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। टेस्ट भी आपका इंतजाम किया गया है, टेस्ट का भी नीचे में लिंक मिल जाएगी आप लोगों को अभी बाद में, सेशन देखने के बाद में, ठीक है, मैं समझा दूंगा कि किस तरीके से आपने वो टेस्ट अटेम्प्ट करना है, ठीक है, वो आप लोग कर लीजिएगा बाद में, पूरा सेशन देखने के बाद में। द नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी इज, ठीक है, गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? अब देखो गैर परंपरागत और परंपरागत का मतलब क्या होता है, ठीक है, परंपरागत और गैर परंपरागत का। अच्छा एक चीज आपको बताऊं फ्रेंड्स, ये पिछला वाला जो क्वेश्चन था ना आप लोगों का, ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये आप लोगों का एनसीईआरटी के अंदर में जो है वो दिया हुआ है, एनसीईआरटी एमसीक्यूज के अंदर में, ये आप देख सकते हो। एंड आपको बताना चाहूंगा बहुत खुशी के साथ में कि टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पर, टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन के टीआरई 4.0 के बैच में और टीआरई 3 के भी बैच में हम लोगों ने, ठीक है, आप लोगों को सारे के सारे एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यूज प्रोवाइड कर दिए, ठीक है, प्रोवाइड करवा दिए गए। तो जितने भी बच्चे ऑलरेडी पेड कोर्स में हैं, प्लीज इसका लाभ अच्छे से उठाइए। आपके लिए बहुत मेहनत से, बहुत प्यार से, बहुत लगन से आप लोगों के लिए जो है फ्रेंड्स, हमने मेहनत करके हर चीज अवेलेबल करा दी है। एनसीईआरटी डू यू नोज अवेलेबल करा दिया है, एनसीईआरटी के सारे एमसीक्यूज अवेलेबल करवा दिए, ठीक है। और आप देख सकते हो एनसीईआरटी एमसीक्यू से ये क्वेश्चन बना था आपका, ठीक है, विच इज अ थ्रेट टू इन्वायरमेंट, वो डायरेक्ट क्वेश्चन उठाया था उन्होंने, हमने तो उससे भी अच्छा क्वेश्चन बना दिया, ठीक है। तो जितने भी बच्चे टीआरई 4.0 की बैच में हैं, ठीक है, पेड बैच में, वो लोग जरूर इसका फायदा उठाइएगा क्योंकि वहां से क्वेश्चन बनते हैं। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है? तो ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत की अगर मैं बात करूं आप लोगों से फ्रेंड्स, नॉन कन्वेंशनल, यहां पर मैं है ही गैर। गैर, गैर कौन होता है? जो अपना ना हो, ठीक है, और अपना कौन होता है? जो पहले से होता है, ठीक है। तो गैर मतलब कि अभी अभी हम लोगों ने उसका इस्तेमाल करना स्टार्ट किया है, पहले से हम इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ठीक है, गैर परंपरागत स्रोत ऊर्जा का। तो परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल हम हमेशा से नहीं कर रहे, ये नॉन कन्वेंशनल सोर्स है एनर्जी का, ठीक है, गैर परंपरागत है, अभी अभी हम इन्हें इस्तेमाल करना स्टार्ट किया है, बहुत लंबे समय से नहीं कर रहे। बायोमास, ठीक है, बायोगैस जो है आप लोगों की, उसका इस्तेमाल अभी अभी हमने स्टार्ट किया है कि किस तरीके से जो कचरा है उससे गैस जो निकलती है, ठीक है, मीथेन, स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, तो उससे हम लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। भूतापीय ऊर्जा मतलब पृथ्वी के अंदर में जो ऊर्जा है, पृथ्वी के अंदर में, ठीक है, बहुत सारी ऊर्जा है, तो इस ऊर्जा का इस्तेमाल जो है हम लोग कर सकते हैं हमारे जरूरतों को पानी गर्म करने के लिए या फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, ठीक है। तो भूतापीय ऊर्जा, ये सारी क्या है आप लोगों की गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है। तो उपरयुक्त में से एक से अधिक आंसर हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है आप लोगों का, ठीक है। 1888 1892 लाइक्स हो चुके हैं अभी यहाँ पर, मैं आपको बता रहा हूँ उतने समय के अंदर में। तो जल्दी जल्दी से हर एक बच्चा सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर कर देगा ताकि आप लोगों को सारे के सारे याद हो जाए, ठीक है। इसके अलावा और कौन कौन से आप लोग बता सकते हो मुझे, ठीक है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के कुछ और एग्जाम्पल आप बता सकते हो मुझे? सोलर एनर्जी गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, सौर ऊर्जा, ठीक है, विंड एनर्जी, पवन ऊर्जा, टाइडल एनर्जी, ठीक है, ज्वारीय ऊर्जा, ये क्या है आप लोगों के फ्रेंड्स नॉन कन्वेंशनल सोर्स के एग्जांपल है। प्लीज इसको भी याद रखना, पूरा का पूरा एनसीईआरटी आपको, एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों, हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। सोलर एनर्जी आप लोगों की, सौर ऊर्जा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, विंड एनर्जी, ठीक है, टाइडल एनर्जी, ये सारे आप लोगों के क्या है, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है, ठीक है। नाउ अब एक क्वेश्चन और आपका, ठीक है, बताइए, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है आप लोगों का ये भी। जनसंख्या घट जाएगी यदि, पॉपुलेशन विल डिक्रीज इफ, ठीक है, जनसंख्या घट जाएंगी, जनसंख्या कैसे घटेंगी बताइए। देखो अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर मैं जनसंख्या घटने की, तो यहाँ पर एनसीईआरटी में ना कुछ इमेजेस आपको दी गई है और ये सारी इमेजेस आपको प्रोवाइड करवा दी गई है आपके
कोर्स के अंदर में पॉपुलेशन इंक्रीज कब होंगी? जब बर्थ रेट, मतलब बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम, मतलब बहुत सारा बच्चे जो है वो पैदा हो रहे हैं यहाँ पर में, बर्थ रेट बढ़ गया और लोग मर नहीं रहे, ठीक है, वैक्सीन वैक्सीन बन गई और सारी जो है हेल्थ सुविधाएं सारी उपलब्ध हो गई, उसके कंपेरिजन में बच्चे ज्यादा पैदा हो रहे, लोग कम मर रहे, तो पॉपुलेशन इंक्रीज होंगी, ठीक है। हाँ, जितने लोग पैदा हुए उतने ही लोग मर भी गए, ठीक है, उतने ही लोग मर गए, तो पॉपुलेशन स्टेडी रहेंगी, उतनी ही रहेंगी आपकी। आप हंस क्यों रहे हो आप लोग? पॉपुलेशन इंक्रीज डिक्रीज की बात करें, हंस क्यों रहे हो? ओके, पॉपुलेशन डिक्रीज जो है कब होंगी? जब जो है बहुत सारे लोग मर रहे हैं, लेकिन आप लोग जो है बिजी हो लेक्चर देखने के अंदर में, आप लोगों का मतलब ध्यान ही नहीं है, पढ़ाई नहीं कर रहे आप लोगों की, बीपीएससी टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन जो है वो डिले हो गया, लोगों की शादी नहीं हो रही, ठीक है, बर्थ रेट कम हो गई, ठीक है, बर्थ रेट कम हो गया, तो यहाँ पर में क्या होगा, पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज हो जाएगी आप लोगों की। तो पॉपुलेशन डिक्रीज कब होंगी? जब बच्चे कम पैदा होंगे, ज्यादा लोग मरेंगे, या फिर कोई पेंडेमिक आ जाए, ठीक है, कोई सुनामी आ जाए, बहुत बड़ा कोई मीटेओराइट आके टकरा जाए, ठीक है, दुनिया से, तो वो हो जाएगा आप लोगों का कि भाई बहुत सारे लोग मर गए। ओके, तो पॉपुलेशन डिक्रीज जो है फ्रेंड्स कब होंगी? जब बच्चे कम पैदा होंगे, लोग ज्यादा मरेंगे। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था आपसे? क्वेश्चन में पूछा गया था जनसंख्या कब घट जाएंगी। अब बताओ आंसर क्या होगा? 2000 प्लस लाइक्स हो चुके हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन आप लोगों को। सर मेरे गांव में कल होली वाले दिन एक 25 साल का लड़का मर गया। सो सैड प्रवीण। चलिए, बताइए यहाँ पर में क्या होगा? पॉपुलेशन विल डिक्रीज अगर बर्थ रेट जो है वो कम है, ठीक है, बर्थ रेट कम है और डेथ रेट ज्यादा है, तो क्या होगा? पॉपुलेशन घट जाएगी, पॉपुलेशन घट जाएंगी, जन्म दर कम हो और मृत्यु दर अधिक हो तो पॉपुलेशन घट जाएंगी। ओके, चलिए, तो ये याद रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था ये आप लोगों को बताना है। तो भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था, अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए आप लोगों से, तो भारत छोड़ो का नारा महात्मा गांधी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, अरुणा आसफ अली ने, मोर देन वन ऑफ दी अबव, नन ऑफ दी अबव किसने दिया था? जल्दी से आंसर लगाएंगे आप सभी के सभी। और इसी के साथ में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जितने भी बच्चे जो लोग चाहते हैं टीचिंग परीक्षा के प्रीमियम कंटेंट के साथ में जुड़ना, ठीक है, वो टीचिंग परीक्षा का एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर मैं आप लोगों के लिए स्पेशल ऑफर्स चल रहे हैं, ताकि आप लोग जो है अपनी पढ़ाई को और ज्यादा अच्छे से, ठीक है, और एफिशिएंसी के साथ में कर सके। साथ ही साथ आप लोगों को बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। सारी एनसीईआरटी, सारी एससीईआरटी वहां अपलोड कर दी गई है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस वहां अपलोड किए गए हैं, एनसीईआरटी डू यू नो पूरा प्रोवाइड किया गया आप लोगों को। 600 रुपए का जो कोर्स है वो अलग से जो मिलता है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया गया है। साथ ही साथ जो है जितने भी बच्चे कोर्स के अंदर में एनरोल है उनको 10,000 प्लस क्वेश्चन वाला जो कोर्स है उसमें कंसेशन मिल रहा है। अदरवाइज आपको अलग से 1400 रुपए का वो खरीदना पड़ेगा। तो ये एक बेनिफिट आपको मिल रहा है, 10,000 से भी ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिसके आधार पर क्वेश्चन बनते हैं आपके टीआरई में, तो ये इंपॉर्टेंट वाले 10,000 से भी ज्यादा क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवा दिए गए। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो भारत छोड़ो का नारा, ठीक है, क्विट इंडिया का नारा दिया था यूसुफ मेहर अली ने, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा आप लोगों का? जितने भी लोगों ने गांधी जी आंसर लगाया है ना, ठीक है, तो गांधी जी खुद भी आपको माफ नहीं करेंगे। गांधी जी ने क्या नारा दिया था? करो या मरो का नारा दिया था, डू और डाई का, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर मैं नन ऑफ द अबव होने वाला है आप लोगों का, क्योंकि क्विट इंडिया का नारा दिया था यूसुफ मेहर अली ने, ठीक है, क्विट इंडिया। अरे इन्होंने ही नारा दिया था फ्रेंड्स, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ। क्यों बोला था इन्होंने साइमन को वापस जाओ? ठीक है, साइमन गो बैक, क्योंकि साइमन कमीशन जो बनाया गया था भारत के अंदर में, साइमन कमीशन, याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स कि इसमें एक भी भारतीय व्यक्ति शामिल नहीं था साइमन कमीशन के अंदर में। इसी वजह से साइमन गो बैक का नारा जो है हमारे भारतीय लोगों ने दिया था। ये भी नारा यूसुफ मेहर अली की ही इजाद थी, ठीक है। तो साइमन गो बैक और क्विट इंडिया, ये दोनों नारे यूसुफ मेहर अली ने दिए थे। और डायरेक्ट ये क्वेश्चन बनेगा आप लोगों का, प्लीज इसको याद रखिए आप लोग, यूसुफ मेहर अली लिख दीजिए सभी लोग जल्दी जल्दी से आप लोग, ठीक है, ओके। गुरुजी आपके और आपके टीम की सहायता से तो टीआरई 3 6 to 8 मैथ्स एंड साइंस में सिलेक्शन हो गया, अब बस मिलने का सपना है गुरुजी, अब 9 10 का तैयारी चल रहा है। देखिए जीके जीएस शिवान जी बहुत बढ़िया, और आपने टीचिंग परीक्षा के साथ में 6 to 8 मैथ्स एंड साइंस का सिलेक्शन आपका हो गया, अब आप 9 10 की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, मिलने का सपना है तो बिल्कुल हम लोग मिलेंगे भी। एक हम लोग बड़ा सा जो है मीटअप रखेंगे टीआरई 4 के बाद में,
ठीक है, क्योंकि एक चीज है, मैं आपको बता दूं, एक सपना है, ठीक है, जो आपका और मेरा, हम सबका अपना है, और वो सपना है टॉप 1000 के अंदर में केवल और केवल टीचिंग परीक्षा के बच्चे होने चाहिए। टॉप 100 के अंदर में तो भाई एकदम मतलब स्वीप करना है। और जो टॉप 100 के अंदर में टीचिंग परीक्षा का स्टूडेंट आएगा ना, मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ, जो जनरल कैटेगरी के अंदर में, ठीक है, मतलब जनरल से क्लियर करेगा, टॉप 100 के अंदर में रहेगा, उसको टीचिंग परीक्षा की तरफ से लैपटॉप भी मिलेगा। मेहनत करो, आगे बढ़ो, क्योंकि यहाँ पर मैं एक सपना जो मैंने देखा है ना, ये आपके मम्मी पापा के आंखों का सपना है, ये आपके जो है जो आपसे प्यार करते हैं ना, उन लोगों का सपना है, ये आपके आंखों का भी सपना होना चाहिए। ठीक है, आपके आने वाले जो लोग हैं, ठीक है, चाहे आपके बच्चे होंगे आगे में, वो बड़े होंगे, ठीक है, उनकी आंखों का सपना है कि वो बोल सके प्राउडली कि उनके मम्मी या उनके पापा जो है वो टॉप 100 के अंदर में आए थे जनरल कैटेगरी से, चाहे वो किसी भी, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, चाहे जनरल में टॉप 100 में आके दिखाना है आप लोगों ने, इतनी मेहनत करनी है। और मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि जो टॉप 100 के अंदर में टीचिंग परीक्षा का जो भी स्टूडेंट रहेगा ऐप के अंदर में, पेड स्टूडेंट, वो अगर वो टॉप करता है, टॉप 100 में आता है, और पूरी जान लगा देंगे आप लोगों को टॉप 100 में लाने के लिए। और टॉप 1000 के अंदर में भी टीचिंग परीक्षा के स्टूडेंट्स होने चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं ये पूरी की पूरी लिस्ट आप लोगों को टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप पे भी मिल जाएंगी, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना आप लोगों ने, और टीचिंग परीक्षा के ऐप पर भी मिल जाएंगी आपको पूरी की पूरी लिस्ट। करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था, पूर्ण स्वराज जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान भारतेंदु, ठीक है, हरिश्चंद्र, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, ठीक है, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान भारतेंदु, ठीक है, हरिश्चंद्र ने दिया था ये नारा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बैक टू दी वेदास, वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ठीक है, ओके, जय जगत विनोबा भावे ने दिया था। ओके, वंदे मातरम का नारा किसने दिया था? वंदे मातरम पूरा जो है अपनी आनंद मठ नामक पुस्तक के अंदर में बंकिम चंद्र चटर्जी ने, ठीक है, जन मन गण अधिनायक जय है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखित है। ठीक है, तो प्लीज इसको याद रखना है आप लोगों ने, एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है। ठीक है, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, कौन जिएगा अगर भारत मर जाएगा? तो जवाहरलाल नेहरू का नारा है। ठीक है, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू का नारा है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, आप मुझे अपनी मेहनत दो, आप अपनी लगन, आपका समर्पण दे दो, मैं आप लोगों को टॉप 100 देता हूँ। ठीक है, आपकी जो भी कैटेगरी आपकी, जितना ज्यादा समर्पण उतना ज्यादा आपके चांसेस। टॉप 1000 में मुझे केवल और केवल टीचिंग परीक्षा के स्टूडेंट्स चाहिए, इसी वजह से इतना सारा मटेरियल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा दिया है। जितने भी टीचिंग परीक्षा के ऐप के स्टूडेंट है, कोर्स के अंदर में इतना मटेरियल कि कोई बच्चा अगर अच्छे से कर लेना तो बहुत आसानी से कर लेगा वो। ठीक है, चलिए, तो हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, कौन कौन जिएगा अगर भारत मर जाएगा? तो जवाहरलाल नेहरू का नारा है। ठीक है, इसके बाद में तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस का। ठीक है, साइमन गोबैक जो है यहाँ पर मैं याद रख लेना, यहाँ पर मैं यूसुफ जो है मेहर अली, यूसुफ मेहर अली का नारा है ये। ठीक है, नाउ निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं में से एक है? अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे आप सभी के सभी। क्या आप लोगों को पता है संयुक्त राष्ट्र क्या है? हमारे दुनिया के अंदर में जो है फ्रेंड्स, आप लोगों को पता होना चाहिए कि 2 विश्व युद्ध हुए हैं। ठीक है, और जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद में दुनिया ने यूनाइटेड नेशंस की स्थापना की, संयुक्त राष्ट्र की, यूनाइटेड नेशंस की स्थापना। क्या बता सकते हो यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी? कोई है जल्दी से बता दीजिए, डेट के साथ में बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2155 लाइक्स हो चुके हैं, जल्दी से फ्रेंड्स आप लोगों ने सेशन को आगे बढ़ाना है, जहां जहां शेयर कर सकते हो शेयर करते रहिए। यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 के अंदर में, सभी लोग लिखेंगे जल्दी से। ठीक है, इसकी जो है ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन कौन सी है ये बताना था आप लोगों ने। तो देखो, ऑफिशियल लैंग्वेजेस, ठीक है, कौन कौन सी है? तो देखो, सबसे पहली चीज तो भाई एक तो इंग्लिश होंगी ही, ऑब्वियस सी बात है, इंग्लिश है, इंग्लिश है। ठीक है, जो लोग जीते थे ना उन लोगों की भाषाएं तो है ही इसके अंदर में, इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश किस किस की भाषा है? यूएसए और यूके, ब्रिटेन जो भी है उनकी भाषा। फ्रांस जीता था तो फ्रेंच है। ठीक है, फ्रेंच, फ्रांस जीता था। ठीक है, चाइना जीता था, आपको पता है, चाइनीज। ठीक है, चाइनीज, जिसको आप लोग मैंडेरिन भी बोलते हो, मैंडेरिन। मैंडेरिन कहाँ की भाषा, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, मैंडेरिन जो है वो चाइना की भाषा है, चाइनीज जीता था। और कौन जीता था भाई? रशिया जीता था, तो रशियन, रशियन। ओके, ये 4 तो हो गई आप लोगों की। ठीक है, इसके अलावा 2 और भाषा है, ठीक है, ये याद रखेंगे आप सभी के सभी। एक है आपका स्पेनिश और एक है अरेबिक। स्पेनिश, स्पेनिश, स्पेन की भाषा है स्पेनिश, और एक है अरेबिक, अरेबिक। ओके, तो कितनी भाषाएं हो गई है टोटल? जल्दी से बताओ कितनी भाषाएं हो गई? तो टोटल ये भाषाएं हो जाती है 6 भाषाएं हैं, ऑफिशियल लैंग्वेजेस। ओके,
तो यूनाइटेड नेशंस की आधिकारिक भाषाएं 6 है, इंग्लिश, फ्रेंच, चाइनीज, रशियन, अरेबिक और स्पेनिश। ठीक है, ये 6 भाषाएं। और ये उनमें से 4 तो बहुत ही सिंपल है। ये जो जीते हुए देश थे ना, जो 5 आप लोगों के परमानेंट मेंबर है, यूएसए और यूके, ब्रिटेन भी जिसको आप लोग बोलते हो, ये परमानेंट मेंबर है, तो इनकी भाषा इंग्लिश। ठीक है, फ्रांस की फ्रेंच, ठीक है, रशिया की रशियन, चाइनीज की चाइनीज मैंडरीन या चाइनीज जो भी आपको बोलना है उसको। ठीक है, तो ये तो परमानेंट मेंबर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, ये तो हो ही गया। साथ ही साथ अरेबिक और स्पेनिश भी है। अब बताएंगे इसका आंसर क्या होगा आपका, जल्दी से सभी लोग आंसर करेंगे कमेंट के अंदर में, स्पीड में। अब मैं आप लोगों को एक जो है फ्रेंड्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन करवाने वाला हूं इसके बाद में। वो क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल भी स्किप नहीं करोगे। ठीक है, वो बहुत पुराना क्वेश्चन बनता है और बार बार बन रहा है, मुझे उम्मीद है कि कभी भी बन सकता है क्वेश्चन। देखिए, इंग्लिश, फ्रेंच है, इंग्लिश है और अरेबिक भी है, तो आंसर मोर देन वन ऑफ दी अबव आप लोगों का हो जाएगा। ठीक है, एक है तो डी, डी आप भाषाओं में से एक है, फ्रेंच है, इंग्लिश है, अरेबिक है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, डी। तो प्लीज इसका आंसर जो है डी लगाइएगा आप सभी के सभी जितने भी लोग देख रहे हैं, ऑल ऑफ दी अबव, मोर देन वन ऑफ दी अबव जो है फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं इसका आंसर होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहां पर मैं हमारे आपको बताना है कि 1984 में, अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बात आ रही है 1984 की। ठीक है, बिहार रत्न पाने वाली, ठीक है, बिहार रत्न उन्होंने जीता था, भारत रत्न नहीं, बिहार रत्न, बिहार का सबसे बड़ा सम्मान, बिहार रत्न। प्रसिद्ध मधुबनी कलाकार कौन थी, मधुबनी कलाकार। अब देखिए ये एसएससी सीएचएसएल में आया, लेकिन ये क्वेश्चन कभी भी एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है। ठीक है, वैसे तो फ्रेंड्स ये यहाँ पर मैं अगर मैं बात करूं आप लोगों से, सीता देवी, ठीक है, महासुंदरी देवी, गंगा देवी, ये सारे के सारे आप लोगों के क्या है, ठीक है, ये किसी ना किसी तरीके से बिलोंग करते हैं मधुबनी पेंटिंग से। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं बोला है 1984 में बिहार रत्न भी मिला हुआ है। ठीक है, महासुंदरी देवी जो है, अगर मैं इनके बारे में बात करूं आप लोगों से, तो इनको पद्मश्री मिला है, पद्मश्री 2011 के अंदर में, पद्मश्री, पद्मश्री 2011 में, लेकिन इनको बिहार रत्न नहीं मिला है। ठीक है, मैं अगर गंगा देवी की बात करूं तो गंगा देवी जो है इनको पद्मश्री मिला है 1984 के अंदर में, पद्मश्री, पद्मश्री। ठीक है, कब मिला है इनको, 1984 के अंदर में, लेकिन इनको बिहार रत्न नहीं मिला है। ठीक है, और वही अगर मैं सीता देवी की बात करूं तो इनको जो है फ्रेंड्स, सीता देवी को, ठीक है, पद्मश्री भी मिला हुआ है इनको। ठीक है, इनको पद्मश्री भी मिला हुआ है इनको, ठीक है, बिहार रत्न जो अवार्ड है वो भी मिला हुआ है। तो पद्मश्री और बिहार रत्न दोनों सम्मान जो है इनको मिले हुए हैं, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, आंसर हो जाएगा सीता देवी, सीता देवी मधुबनी कलाकार। अगर ये क्वेश्चन आया है एग्जाम के अंदर में, तो हो सकता है कहीं पे भी रिपीट होकर पूछ ले आप लोगों से। ठीक है, तो ये याद रखना है, ये मधुबनी कलाकार है ये, लेकिन सीता देवी है इनमें से जिनको बिहार रत्न से भी सम्मानित किया गया 1984 के अंदर में। ठीक है, बिहार रत्न से। इवन जो है मैं आपको बता दूं कि इनको शिल्प गुरु अवार्ड जो है उससे सम्मानित किया जा चुका है, तीनों को, इनको भी, सीता देवी को भी, ठीक है, महासुंदरी देवी को भी और गंगा देवी को भी। शिल्प गुरु, शिल्प गुरु का मतलब होता है जो शिल्पकारी के अंदर में अच्छा प्रदर्शन करते। ठीक है, शिल्प गुरु। ओके, चलिए चलिए, ओके। तो सीता देवी जो है फ्रेंड्स, इनको नेशनल अवार्ड मिल चुका है, पद्मश्री से भी सम्मानित हो चुकी है 1981 के अंदर में, लेकिन 1984 के अंदर में जो एग्जाम के अंदर में भी क्वेश्चन में दिया था, 1984 में बिहार रत्न भी मिला हुआ है इनको। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। इन विच ऑफ द स्टेट, ठीक है, बेवार टाइप ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस, बेवार टाइप की जो झूम की खेती है वो कहां पर में प्रचलित है, ये आपको बताना है, बेवार। अगर आप चाहते हो कि ये सारे क्वेश्चंस जो है आप लोगों को अच्छे से करवा दिए जाए, तो प्लीज जल्दी जल्दी से सभी बच्चे, ठीक है, सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे। और कल भी आप लोगों का सेशन होगा, ठीक है, तूफानी सेशन। और अभी मैं आप लोगों से लास्ट में कुछ क्वेश्चंस पूछने वाला हूं, तो उसके लिए तैयार रहिए। क्या आप लोग तैयार है तूफान मचाने के लिए अभी? ठीक है, कमेंट्स के अंदर में तैयार हो जाइए एकदम। तो देखिए, बेवार जो है फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दूं कि मध्य प्रदेश के अंदर में कही जाने वाली की जाने वाली झूम की खेती है। ठीक है, अलग अलग इलाकों के अंदर में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो बेवार, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ये मध्य प्रदेश के अंदर में बोलते हैं। उत्तर पूर्वी भारत के अंदर में इसको झूम की खेती बोलते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह जो खेती की जाती है। कामन, विंग और धाबी उड़ीसा की है। दक्षिणी राज्य के अंदर में जरा और एरका भी कहा जाता है। आंध्र प्रदेश में इसको पोंडू बोलते हैं, पोडू या पोडू। और कुमारी, ठीक है, कुमारी वेस्टर्न केरला, वेस्टर्न घाट और केरला में कुमारी। और इसको कई जगह पे पूनम भी बोलते हैं, पूनम। ठीक है, पूनम। ओके, तो ये याद रखना आप लोगों ने, कुमारी, पूनम, ये सब केरल और वेस्टर्न घाट के अंदर में बोला जाता है।
ओके, और भी बहुत सारे जगहों के ऊपर में अलग अलग नाम से जानते हैं, क्वेश्चंस के साथ में हम लोग देखेंगे इसको। ओके चलिए, नाउ अब देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए प्रश्नों की बारिश। मुझे बताइए जल्दी से कि जियो स्टेशनरी, ठीक है, मैं आपको अभी बताऊंगा कि आपको टेस्ट कैसे मिलेंगी, तो सभी लोग बने रहेंगे। नीचे में लिंक दी गई है, उसके ऊपर में भरना आप लोगों ने। जियो स्टेशनरी जो है, इसकी हाइट आप लोग बताएंगे मुझे, हाइट कितनी रहेंगी जियो स्टेशनरी की, कितना समय लगता है, टाइम कितना लगता है, जल्दी से मुझे बताएंगे। एक कंप्लीट करने के अंदर में ऑर्बिट करने के लिए पृथ्वी का कितना समय लगता है जियो स्टेशनरी को, जल्दी से आप लोग बता देंगे मुझे, ठीक है, कमेंट करके जितने लोग। ठीक है, इसके अलावा आप बताएंगे मुझे द इंडियन स्ट्रगल नाम की पुस्तक किसने लिखी है, द इंडियन स्ट्रगल, ठीक है, द इंडियन स्ट्रगल किसने लिखी है, ये आप लोगों को बताने हैं। ठीक है, इसके अलावा आप लोग बताएंगे मुझे कि वंदे मातरम, वंदे मातरम ये पहली बार, फर्स्ट टाइम इंडियन नेशनल कांग्रेस के कौन से अधिवेशन के अंदर में गाया गया था। ठीक है, उसके अध्यक्ष कौन थे, अगर ये भी आपको याद आ रहा है तो बता दीजिएगा। नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको बताना है हरि के बराज, हरि के बराज ये कौन से दो नदियों के संगम पर है, रिवर्स, रिवर्स, ठीक है, साथ ही साथ स्टेट, ये भी बताएंगे आप लोग। और यहाँ से कौन सी कैनल निकलती है, कौन सी वाली नहर निकलती है यहाँ से हरि के बराज से, ये भी आप लोग बताएंगे कमेंट के अंदर में, फास्ट एकदम। ठीक है, आप लोगों को बताना है फ्रेंड्स यहाँ पर में कि बाबू कुंवर सिंह, बाबू, ठीक है, कुंवर सिंह, कुंवर सिंह, इनका निधन कब हुआ था। ठीक है, निधन कब हुआ था, ये आप तारीख के साथ में या ईयर जो भी आप बताना चाहो बता सकते हो। ठीक है, आप लोगों को बताना है नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी, नालंदा, नालंदा, ठीक है, यूनिवर्सिटी जो है उसकी स्थापना किसने की थी, ये भी कमेंट करके बताएंगे आप सभी के सभी जल्दी जल्दी से। ठीक है, फास्ट, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था, ये भी बता दीजिएगा आप सभी के सभी। ठीक है, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था, ये आप लोगों को बताना है कि किसने दिया है भारत छोड़ो का नारा। उसी के साथ में आप लोग मुझे बताइए कि बेवार जो है ये कौन से राज्य के अंदर में की जाने वाली, ठीक है, झूम की खेती है, कौन से राज्य में होती है, एनसीईआरटी में दिया हुआ, एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है। ओके, कमेंट के अंदर में आंसर करते रहेंगे सभी के सभी बच्चे, हर एक बच्चा कमेंट के अंदर में आंसर करेगा इन सारे क्वेश्चंस का, अगर आपने ध्यान से देखा है तो। इसके अलावा आप लोगों को टेस्ट कहाँ मिलेंगी, ठीक है, देखिए आप लोगों को क्या करना है, नीचे में डिस्क्रिप्शन के अंदर में, मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि फॉर्म एक बार दिखा भी दीजिए वहां पर में आप। ठीक है, फॉर्म की लिंक है नीचे में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर में मिल जाएगी, पिन कमेंट के अंदर में भी पिन कर देंगे हम। ठीक है, और चैट में भी पिन कर देंगे। वो फॉर्म हर किसी बच्चे ने भर देना, जिसने नहीं भरा है, ठीक है, जिसने भर दिया है इट्स ओके, ठीक है, आप डायरेक्टली जाके वहां टेस्ट अटेम्प्ट कर पाओगे 15 मिनट के बाद में। ठीक है, जिन बच्चों ने नहीं भरा है वो फॉर्म जरूर भरिएगा आप सभी के सभी। ठीक है, फॉर्म भरिए आप, और उसके बाद में आपको एक छोटा सा कोर्स है, टेस्ट वाला कोर्स, उसके अंदर में ऐड कर दिया जाएगा ताकि आप लोग जो है इसकी टेस्ट दे सके। ओके, चलिए, बाकी इनके आंसर्स करते रहिएगा कमेंट के अंदर में भी। देखिए आप लोगों का पिन कर दिया गया है इसको, और नीचे में पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आप लोगों को, फ्री टेस्ट फॉर्म है आपका। ठीक है, इसको भरने के बाद में आपको टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। क्या हर किसी बच्चे ने टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया है, अगर किसी ने नहीं किया है तो एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करिए, क्योंकि वहीं पे आपको कोर्स की जो है वो कोर्स मिलेगा आपको। ठीक है, ये जो टेस्ट है आप लोगों का वो मिलेगा आप लोगों को। ओके, ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ आप लोगों को बता दूं कि रोज आप लोगों की तूफानी सीरीज होंगी, अगर आपको पसंद आई है तो बता दीजिए। और इसी तरीके से लास्ट में हम लोग हर हर के लास्ट में, ठीक है, इस तरीके से तूफानी जो है हम लोग करेंगे। और आप लोगों के लिए मैं कंटिन्यूअस जो है कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस लेकर आऊंगा जिसके अंदर मैं बस 15-15 सेकंड का कुछ समय दूंगा, और आपको बस क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर लगाने आप लोगों ने। जी, कल जो है फ्रेंड्स आप लोगों का कल जो है कल आपका 2 बजे जो है फ्रेंड्स करंट अफेयर्स की क्लास है आप लोगों की, तो सभी लोग तैयार भी रहिएगा कल। ठीक है, एग्जैक्ट, ठीक है, 2 बजे करंट अफेयर की कल पूरा का पूरा हम लोग जो है अब तक जितना भी है जनवरी से लेकर अब तक का मार्च 15 हो चुका है, आपका आधा महीना बीत चुका है, तो आपका 2.5 महीने का करंट अफेयर कल एक साथ करने वाले, तो कल सभी लोग एग्जैक्ट आ जाइएगा। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।